नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो अपना जो पार्ट नंबर 3 है, धातु और अधातु, इसकी हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था संक्षारण के बारे में। उसमें हमने संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण कौन कौन सी धातुओं पर किस रंग का संक्षारण होता है या उन पर जंग लगती है, इसके बारे में अपने पढ़ चुके थे। आज अपने पढ़ेंगे संक्षारण से बचाव। तो संक्षारण से बचाव है वो कई तरीकों से किया जा सकता है। जैसे हम किसी भी धातु पर अगर पेंट कर दें तो वह वायु के संपर्क में वह धातु नहीं आती और इस कारण वहां पे संक्षारण की प्रक्रिया भी नहीं होती। और 2 नंबर, ग्रीस ग्रीज लगाकर 3 नंबर, उस धातु पर अपने तेल का प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने संक्षारण से बचाव किया जा सकता है। 4 नंबर, यसद लेपन। इसमें क्या होता है कि अपने लोहा धातु है या इस्पात है कि उसकी सतह पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ा देते हैं, जिससे उससे जंग लगने से बचाव हो जाता है। तो इसमें हम कहेंगे जिंक धातु की परत चढ़ा देते हैं। इसकी अपने परिभाषा भी अलग से लिख देंगे। क्रोमियम धातु का उपयोग कर, यानी क्रोमियम लेपन के द्वारा भी संक्षारण से बचाव किया जा सकता है। मिश्र धातु बना के भी संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। और अपने एनोडीकरण, जो छठा नंबर है वो है मिश्र धातु बनाकर, सातवां हो जाएगा एनोडीकरण। एनोडीकरण के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। एनोडीकरण में किस धातु पर हम ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं, तो एल्यूमिनियम धातु। एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं तो उसे अपने क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं। तो इन विधियों के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, संक्षारण या जंग लगने से उनका बचाव किया जा सकता है। जंग लगना। इसके बाद में जो अगली है कि धातुओं के गुण धर्म को बेहतर बनाने की विधि का नाम लिखिए। क्या है प्रश्न अपना? कई बार ये पूछ लिया जाता है कि धातुओं के गुण धर्म को बेहतर बनाने की सबसे अच्छी विधि। विधि का नाम बताइए। तो हम कहेंगे कि धातुओं में अशुद्धियों को हटाने की, प्योर धातु प्राप्त करने की, शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो बेहतर विधि होती है, तो वो कौन सी होती है, मिश्रातवन। उस विधि का नाम क्या है, मिश्रातवन, या अपने मिश्र धातु बनाकर। अब इसमें एक नाम आया था अपने, क्या, यसद लेपन। उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। तो अपनी जो अब हेडिंग होगी वो है यसद लेपन।
लोहा या इस्पात धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ा पतली परत चढ़ाने की विधि किस धातु की? जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की विधि यसद लेपन कहलाती है। कौन सा लेपन कहलाती है? यसद लेपन कहलाती है। इससे लोहा व इस्पात धातु पर जंग नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि जो लोहा या इस्पात धातु है उसकी ऊपरी परत का वायु के साथ में जो संपर्क है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो इस कारण जंग नहीं लगती। जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है मिश्र धातु। मिश्रातु भी बोलते हैं इसको, मिश्र धातु, अलॉय। अलॉय या मिश्र धातु किसे कहते हैं? देखो, मिश्र धातु का मतलब है मिश्रण के दो धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है, अलॉय बोला जाता है। कि जैसे समांगी का मतलब क्या? कि धातुएं पूरी तरह आपस में मिक्स हो चुकी हो। जैसे हम पीतल की बात करें, पीतल में दो धातुओं का मिश्रण है, लेकिन हम उसे दूर से पहचान नहीं सकते कि इसमें कौन कौन सी दो धातुएं मिक्स हैं। जो पूरी तरीके से आपस में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। जैसे अपने शरबत की बात करें कि जो शरबत होता है कि उसमें चीनी और ग्लूकोज दोनों पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, तो उसको अपने क्या बोला जा सकता है? समांगी मिश्रण बोला जा सकता है। तो इसकी अपने परिभाषा लिखेंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसके जो उदाहरण है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण में बात करें अपने पीतल धातु, 2 नंबर पे कांसा, 3 नंबर पे सोल्डर, और 4 नंबर पे अपने बात करें तो कौन सी? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। जो पीतल है वो बनी होती है अपने जिंक और तांबे धातु से। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जस्ता धातु और तांबा धातु, जस्ता को अपने जिंक बोला जाता है और तांबे धातु को अपने कॉपर बोला जाता है। इन दोनों धातुओं का मिश्रण होगा, जैसे Cu+ में Zn+ में Cu। इन दोनों धातुओं के मिक्सचर को ही अपने क्या बोलते हैं? कि वो क्या होती है? पीतल होगी। कांसा
कि कांसे में अपने प्रयोग करेंगे। एक तो क्या होगा, टिन प्लस में तांबा। टिन का हो जाएगा Sn और तांबे का क्या होगा, Cu। सोल्डर होता है वो टिन प्लस में लेड धातु से मिलके बना होता है। टिन का Sn और लेड का होगा Pb। स्टेनलेस स्टील है वो आयरन प्लस में, जैसे मैं यहां पे लिख दूं कि आयरन धातु प्लस में निकल और प्लस में क्या हो जाएगी, क्रोमियम। इसमें अपने देखते हैं कि निकल के बाद में क्या है, क्रोमियम। इन तीनों धातुओं को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। कि इनके जो प्रतीक होंगे वो कौन कौन से होंगे, Fe, Ni और CO। तो इसको एक ट्रिक है, वैसे भी आप याद कर सकते हो कि स्टेनलेस स्टील की क्या होगी, कि फे ओ, अच्छा क्रोमियम है वो Cr होगा, क्रोमियम। नहीं, फे से Fe, को से आप मान लेना Cr और नी से Ni। इन तीनों धातुओं के मिश्रण को अपने क्या बोल सकते हैं, स्टेनलेस स्टील बोला जाता है। अब देखो, इसी के अंदर अपने जो मेन मेन पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं। एज लगा के आप लिख दोगे कि कांसा धातु विद्युत के कुचालक होती है। परंतु परंतु कॉपर धातु के विद्युत तार विद्युत तार बनाए जाते हैं। विद्युत के तार बनाए जाते हैं। तो कॉपर धातु सुचालक होती है। देखो, कॉपर धातु है वो तो है सुचालक, इसके विद्युत के तार बनाए जाते हैं। लेकिन जब कॉपर के साथ में टिन को मिक्स कर दिया जाए तो कांसा बन जाता है। और कांसा धातु कैसी होती है, विद्युत की कुचालक धातु होती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम करेंगे आगे। तो हमने पढ़ा कांसे के बारे में कि कांसा तो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन कांसा के निर्माण में जो कॉपर धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि उसके ही विद्युत के तार बनाए जाते हैं। अब अपने नए किसके बारे में पढ़ेंगे, सोल्डर के बारे में, कि सोल्डर क्या होता है। कि सोल्डर धातु का, सोल्डर किस किस से मिलके बना होगा, एक तो होगा टिन यानी Sn प्लस में लेड यानी Pb। ये टिन का प्रतीक होता है और ये किसका प्रतीक होगा, लेड का होगा। कि सोल्डर धातु का गलनांक बहुत कम होता है। कम होता है, अतः वेल्डिंग में
विद्युत तार को विद्युत के तारों को परस्पर जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। कि इसमें वेल्डिंग के जो तार होते हैं, वेल्डिंग करने में तो तारों को परस्पर जोड़ने में किसका प्रयोग करते हैं? अपने सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसमें एक नाम और सुनते हैं अपने, कौन सा? कि अम्लगम क्या होता है? अमलगम। यदि किसी धातु के साथ एक धातु पारा या मरकरी यानी Hg, अगर किसी एक धातु के साथ में पारा या मरकरी हो तो उस धातु के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। और इसके अपने उदाहरण देखें तो ZnHg, Zn का तो नाम होता है जिंक और Hg का नाम होगा अमलगम, जिंक अमलगम। NaHg नाम क्या होगा? सोडियम अमलगम। कि सर कोई भी धातु है, अगर उस धातु के साथ में एक धातु क्या है, पारा है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे। वो होता है, वो अमलगम होता है। देखो क्या है कि मिश्र धातु बनाते समय मुख्य धातु को द्रव के रूप में, कि जो अपने मुख्य धातु होगी उसको अपने किस रूप में लिखेंगे? द्रव के रूप में या गलित अवस्था में लेते हैं। और दूसरी जो धातु होगी उसको निश्चित अनुपात में उसके अंदर विलय किया जाता है। द्रव कह दो या अपने कह सकते हैं बेटा क्या, गलित अवस्था में। तथा दूसरी धातु निश्चित अनुपात में मिलाई जाती है। निश्चित अनुपात में मिलाई जाती है। तो ये अपने क्या हो गया, कंप्लीट मिश्र धातु हो गया। कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? कौन कौन सी धातु है वो धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? पीतल, कांसा, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील।
कि कांसा धातु के बारे में पढ़ा हमने, सोल्डर के बारे में पढ़ा और अम्लगम के बारे में पढ़ा कि जो मुख्य धातु है उसे तो अपने गलित अवस्था में लेते हैं और जो दूसरी धातु है उसे अपने निश्चित अनुपात के अंदर मिलाई जाती है। उसका एक क्या होता है, सफिशिएंट अनुपात होता है। अब अपनी जो अगली हेडिंग होगी वो है कि सोना, कि शुद्ध सोना है वो कितने कैरेट का होता है, तो वो अपने पढ़ेंगे। अपने यहाँ पे डाल देते हैं सोना या गोल्ड, कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जो कि अत्यंत नर्म नर्म या मुलायम होता है। और अपने कहें कि सर नर्म होता है मुलायम होता है तो उसके आभूषण कैसे बन जाते हैं, तो आभूषण बनाने में देखो नई लाइन से लिखेंगे अपने कि आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। कि सोने को कठोर बनाने में 2 भाग चांदी या कॉपर, कॉपर को ही अपने क्या बोलते हैं, तांबा, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। और इसकी कि सोने को मापने की इकाई, मापने की इकाई क्या होती है, तो आप बताओगे सोने को मापने की जो इकाई होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, कैरेट, कैरेट बोला जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का प्रयोग करते हैं, तो 22 कैरेट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। और सोने को कठोर बनाने में जो अपने 24 कैरेट का सोना होता है उसको कठोर बनाने में 2 भाग अपने क्या मिलाते हैं, चांदी या कॉपर धातु के मिलाए जाते हैं। तो एक बार आप यहां तक लिख सकते हो। तो अपने क्या है कि इसमें सोने को मापने की इकाई क्या होती है, कैरेट होती है। अब आप हैज लगा दोगे तो और इसके अंदर एक चीज ऐड कर देते हैं कि जो अपने लोहा होता है, शुद्ध लोहा अत्यधिक मुलायम होगा और उसको आसानी से खींचा जा सकता है। और इसको कठोर बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा कार्बन मिलाते हैं, कितना, 0.05%। तो वो आप लिख लो लाइन, ये भी कई बार पूछ ली जाती है। तो अपने इसमें डायरेक्ट लिख देंगे कि शुद्ध लोहा मुलायम
वह नर्म होता है इसकी या आपने कह दें कि इसको आसानी से खींचा जा सकता है। इसे कठोर बनाने के लिए थोड़ी सी मात्रा में कार्बन, और वो कितना 0.05% मिला दिया जाता है। तो कई बार इसमें आपसे डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं कि लोहे को कठोर बनाने के लिए उसमें कितनी मात्रा में कार्बन मिलाया जाता है। तो जितना भी होगा उसका 0.05% नाम मात्र या थोड़ी सी मात्रा में मिला देते हैं। तो आपने यहां तक लिख लिया होगा। चलो इसके अपने आगे करते हैं। एक क्या है कि अपने लोहा स्तंभ है जो कि 1600 वर्ष पुराना है। और ये स्थित कहां पे है कि ये अपने कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर, उसके पास में स्थित है। तो अपने कुछ लोहा स्तंभ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि लोहा स्तंभ कि ये क्यों फेमस है, किस कारण फेमस है, तो वो भी अपने इसमें देखेंगे कि ये कितने वर्ष पुराना है। तो हम कहेंगे 1600 वर्ष पुराना। कहाँ पे स्थित है? कुतुब मीनार के पास। और जगह का नाम क्या है? दिल्ली के अंदर। कि सर इसको पढ़ते क्यों है? क्योंकि इतना वर्ष पुराना होने के बावजूद भी आज भी यह उसी अवस्था में खड़ा हुआ है। ना तो इस पे पेंट किया गया, ना ग्रीस किया गया, ना कुछ। और फिर भी इस लोहे स्तंभ पर क्या है कि अभी किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगी है इस पे। कि इसकी अपने ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो है बेटा 8 मीटर। और इसका जो वजन है वो कितना है? तो हम कहेंगे इसका वजन है वो 6 टन। और 1 टन के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं? 1000। तो 6000 किलोग्राम इसका वजन है। ठीक है। तो यहां से कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लोहा स्तंभ कहाँ पे है, कितना ऊंचा है, कितना इसका वजन है। ठीक है। और किस कारण जाना जाता है? क्योंकि आज तक इस पर किसी प्रकार की जंग नहीं लगी है। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर क्या है, कंप्लीट है। अब इसमें आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो। मेरी तरफ से ये क्या है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अपने जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो पार्ट नंबर 4 होगा, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आप इसी प्रकार से हमारे चैनल एबीबी लर्निंग हब से जुड़े रहिए। और अगर आप अपने चैनल पे नए हो तो एबीबी लर्निंग हब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।